और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी नीरज राजपूत जुड़ चुके हैं। नीरज, जिस तरह से यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी की ओर से ये बताया गया है कि ये हादसा था, बेहद घातक यह हादसा कहा जाएगा, कहीं ना कहीं लापरवाही तो हुई है। बिल्कुल चंदन, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हालांकि खुद डीजीपी कह रहे हैं कि बहुत ही डेलिकेटली, मतलब उसको जो एक्सप्लोजिव था उसको हैंडल किया जा रहा था। एफएसएल टीम वहाँ पर मौजूद थी। लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जब 3 टन यानी कि करीब 2900 किलो के करीब एक्सप्लोजिव आपके पास है, अमोनियम नाइट्रेट है, और जिसमें जांच में जब लाल किले की जो बम ब्लास्ट की जो इन्वेस्टिगेशन की गई थी शुरुआती, उसमें लग रहा था कि 2 तरह का उसमें एक्सप्लोजिव हो सकता है, यानी कि और भी किसी अमोनियम नाइट्रेट के साथ साथ कोई और एक्सप्लोजिव भी हो सकता है। तब आपको बहुत ज़रूरत था कि इस एक्सप्लोजिव को एक ऐसी जगह पर, वेयर हाउस में कहीं पर रखा जाता जहाँ पर जो डैमेज जो था मिनिमम होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि पुलिस थाने के मालखाने में ये रखने की कोशिश की जा रही थी, जैसा कि अमूमन होता है जब भी कोई सीजर होता है क्राइम सीन से, क्योंकि ये बड़ा टेररिस्ट इंसिडेंट था, तो उसको मालखाने में रखा जाता है। लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में अगर आपको एक्सप्लोजिव मिलता है तो इसको कहीं वेयर हाउस में रखना चाहिए था। बहुत ही सलीके से इसकी जो है सीलिंग करनी चाहिए थी। हालांकि वहाँ पर मजिस्ट्रेट, तहसीलदार सब मौजूद थे, रेवेन्यू ऑफिसर्स भी मौजूद थे। लेकिन ये भी देखना था कि जब सीजर हुआ था चंदन फरीदाबाद से, तो वहाँ पर डेटोनेटर्स, टाइमर्स, वो सब भी मिले थे। तो क्या वहाँ पर जब सीजर किया गया था फरीदाबाद से, तो क्या उनको डेटोनेट करके उसको एक आईडी की फॉर्म में बनाया गया था? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जिसकी वजह से ये ब्लास्ट हुआ। बिल्कुल, कई सवाल खड़े होते हैं। जिस तरह से नौगाम में ब्लास्ट हुआ, 9 लोगों की मौत हुई है, इसको लेकर एबीपी की ओर से कई सवाल उठ रहे हैं। और पुलिस बेशक इस धमाके को हादसा मान रही है, लेकिन फिर भी कई सवाल इसमें उठने लाजमी हैं। श्रीनगर के नौगांव में धमाके हुए हैं और एबीपी न्यूज का पहला सवाल है, इतनी रात को विस्फोटक की सैंपलिंग क्यों की जा रही थी? रात को 11:22 पर यह हादसा बताया गया है। 9 नवंबर से लेकर अब तक सैंपलिंग क्यों नहीं की गई थी? दूसरा सवाल, सैंपल लेने में 1 हफ्ते की देरी क्यों हुई है? बिना डेटोनेटर या सर्किट के धमाका आखिर कैसे हो गया? और अगर बम एक्टिव था तो थाने में किसने और क्यों रखा? इसके लिए जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, इस दुखद हादसे को लेकर के अब पुलिस की ओर से बताया गया है, जानकारी दी गई है कि इसमें ये हादसा ही था, इसमें कोई और एंगल नहीं बताया जा रहा है, और क्या जानकारी मिल रही है वहां से? पुलिस की तरफ से जो साफ किया गया कि जो भी विस्फोटक फरीदाबाद से पकड़े गए थे उन्हीं की जांच हो रही थी, एफएसएल की एसओपीज के तहत थी, उसकी पैकिंग हो रही थी। और चूंकि इसमें कुछ रिएजेंट्स और केमिकल्स थे जो अनस्टेबल थे, उनके धमाके की वजह से ही जो है ये पूरा हादसा हो गया। पुलिस ने, डीजीपी ने साफ कर दिया कि कोई भी और बात इस धमाके को लेकर स्पेकुलेशन है, इसमें कोई भी आतंकी एंगल नहीं है। साफ तौर पर डीजीपी की तरफ से यह कहा गया है और ये स्पष्ट किया गया है कि जो मरने वालों में एफएसएल की टीम के लोग भी हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन यानी एक तहसीलदार और नायब तहसीलदार, रेवेन्यू की 2 लोग हैं, और इसके अलावा पुलिस के एक इंस्पेक्टर और एक अन्य अधिकारी की भी मृत्यु हो गई। यानी उन्होंने साफ कर दिया कि जो भी टीम हो, जो भी ये धमाका हुआ, उसमें उस समय जो लोग वहां पे मौजूद थे, जिनमें एक टेलर भी था, एक दर्जी भी था, जो कि एक वो एफएसएल की टीम के साथ और रेवेन्यू की टीम के साथ, जो कि मैजिस्ट्रेट के तौर पर यहाँ पे काम कर रहे थे, यहाँ से साक्ष्य उठा रहे थे, एक सैंपल उठा रहे थे, जिसके दौरान अनस्टेबल कंपाउंड होने की वजह से ये धमाका हुआ और इतनी बड़ी घटना घटी। उन्होंने कहा कि 25 लोग जो है पुलिस के जख्मी हैं, 3 आम नागरिक भी हैं और रेवेन्यू के 2 अन्य अधिकारी भी जो इसमें हैं वो जख्मी है। यानी कुल मिला के 30 लोगों के जख्मी होने की पुष्टि भी यहाँ पे की गई। लेकिन सवाल जो है वो अब भी यही है कि जो अनस्टेबल यहाँ पे प्रोडक्ट थे, जिनमें ये आशंका थी कि धमाका हो सकता है, आखिर किस तरीके से मिस हैंडलिंग हुई है, इस बाबत कोई भी जानकारी डीजीपी की तरफ से साझा नहीं की। डीजीपी आए कैमरा के सामने, उन्होंने एक बयान पढ़ा, लेकिन कोई भी सवाल लेने से इनकार करते हुए वो निकल गए। क्योंकि अभी भी जो है अगर देखें तो नौगाम पुलिस स्टेशन के आसपास इस समय भी पुलिस की कार्रवाई चल रही है, वहां पे जांच भी हो रही है, एफएसएल की टीम्स भी वहां पे मौजूद हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम्स भी वहां पे मौजूद हैं और जांच भी चल रही है। लेकिन आसिफ आप हमारे साथ बने रहें। हमारे वरिष्ठ सहयोगी जगविंदर पटियाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगविंदर, डीजीपी की ओर से यहां पर जो है कहा जाता है कि एक हादसा था, बेहद दुखद हादसा है, क्या इतना कहना भर काफी है? यहां जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? क्या एसओपी की यहां पर उसमें लापरवाही नहीं है, अनदेखी नहीं हुई है? देखिए, बिल्कुल इतना कहना काफी नहीं है। इस पूरे केस की गरिमा को देखिए, आप उसकी सेंसिटिविटी को देखिए,
और उसके बाद ये देखिए कि अगर एक्सप्लोसिव वहां पर नष्ट करने की या सैंपलिंग की कार्रवाई चल रही थी, जो नौगांव पुलिस स्टेशन है, आप सिर्फ अच्छी तरह से बता पाएंगे कि उसके आसपास आबादी कितनी दूरी पे है। क्या वहां पर एक्सप्लोसिव इस तरह से सैंपलिंग के लिए या फिर उसको नष्ट करने से पहले जमा किया जाना चाहिए था? ये बात कौन सुनिश्चित करेगा? मुझे लगता है कि इसमें जो सुपरवाइजरी अथॉरिटी है उनको इस चीज के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए। अगर एक्सपर्ट भी वहां पर मौजूद थे तो क्या शाम को इस तरह से सैंपलिंग करना है, उसके लिए जो भी कार्रवाई चल रही थी जैसा डीजीपी बता रहे हैं, क्या उस इलाके में जरूरी था? इसको कहीं ऐसी जगह पे नहीं ले जाना चाहिए था जहाँ शूटिंग रेंज होती है या फिर वहां नहीं जाना चाहिए था? जहाँ आसपास आबादी होती है वहां कौन एक्सप्लोसिव जमा करता है? बिल्कुल, यही सवाल है। आसिफ, आप बेहतर बता पाएंगे कि नौगाम जो थाना है वहां की लोकेशन वहां कैसी है, आबादी से कितना दूर है? क्या वहां ऐसे हालात नहीं थे कि किसी शूटिंग रेंज या किसी और जगह पर ले जाया जा सकता था? देखिए, नौगांव पुलिस स्टेशन की बात करें तो ये एक रेजिडेंशियल कॉलोनी के बीच में एक पूर्व निजी मकान में है। मैंने पहले भी बताया कि ये जो मकान है जिसमें ये पुलिस स्टेशन बना हुआ था, एक विस्थापित कश्मीरी पंडित का मकान था जो पहले एक पुलिस चौकी बनाया गया था और अब एक पुलिस स्टेशन पूरी तरीके से काम कर रहा है और ठीक रेजिडेंशियल कॉलोनी के बीच में बना हुआ है। धमाके की वजह से कई आसपास के घरों को काफी नुकसान भी पहुंचा है जो इस पुलिस स्टेशन के आसपास के इलाके में है। हैंडलिंग यहाँ पे क्यों हुई इस बाबत ज्यादा जानकारी तो जम्मू कश्मीर पुलिस ही बता सकती है और फायरिंग रेंजेस जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के भी मौजूद हैं और कोई ऐसी जगह क्या सुरक्षित नहीं थी जहां पे इसकी सैंपलिंग होती, इस बाबत ज्यादा जानकारी हमारे पास तो नहीं है। क्यों इसी पुलिस स्टेशन को चुना गया इस सैंपलिंग के लिए, इस बाबत भी जानकारी वहां पर कितना विस्फोटक की क्वांटिटी क्या थी, क्या जानकारी मिल रही है? क्या 300 किलो के करीब था या ज्यादा था वहां पर विस्फोटक जो ले जाया गया था? देखिए, डीजीपी की तरफ से जो बोला गया कि जो फरीदाबाद में पकड़े गए विस्फोटक थे वो जांच के लिए यहाँ पे लाए गए थे, यानी अगर उसको आंकड़ा माना जाए तो फरीदाबाद से तकरीबन 350 किलोग्राम जो अमोनियम नाइट्रेट और अन्य विस्फोटक और केमिकल्स पकड़े गए थे वो सारे ही यहाँ पे मौजूद थे। इस बाबत ये जानकारी, हालांकि क्वांटिटी कितनी यहाँ पे थी वो सवाल पूछने से पहले ही जो डीजीपी हैं आसिफ आपको रोकना चाहेंगे। जगविंदर जी, अगर बात की जाए ये विस्फोटक फरीदाबाद से नौगाम ले जाया जाता है, इसके पीछे क्या वजह रही थी? आखिर वहां पर ले जाकर के जांच करने के पीछे क्या प्रोसीजर होता है, क्या कारण होता है? चंदन, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमने सवाल उठाया पुलिस की सुपरवाइजरी अथॉरिटी से, डीजीपी से, सवाल ये पूछना चाहिए गृह मंत्रालय को कि आबादी वाले इलाके में आपने एक्सप्लोसिव किसकी इजाजत से रखा। जो मैं पहले दिन से सवाल उठा रहा हूं कि अगर एनएसजी शुरुआती जांच से ही इन्वॉल्व हो जाती विस्फोटक मिलने के बाद या फिर आर्मी को बुलाया जाता है, अगर विस्फोटक बहुत बड़ी संख्या में होता है तो जो निष्क्रिय करने वाला दस्ता है वो आर्मी और एनएसजी का ज्यादा सक्षम होता है। वो लोग आबादी वाले इलाके में ले जाने ही नहीं देते जी, वो इसको ऐसी जगह पर रखते हैं जो एसओपी के अंतर्गत आता है और वहीं पर सीएफएसएल एक्सपर्ट को बुलाया जाता है। बिल्कुल, यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि भाई कितने सेल्फ गोल करोगे आप? पहले आपने जांच एजेंसियों को शामिल नहीं किया, फिर आपने ये दूसरा कांड करवा दिया, मैं इसे कांड ही कहूंगा पुलिस। और तीसरी बात यह है कि जो भी एक्सपर्ट इसे जांच रहे थे उनको ये देखना चाहिए था कि क्या आबादी वाले इलाके में वो परीक्षण करना जरूरी है जो उस तरह के हालात में नहीं किया जा सकता। और चौथी बात यह है कि तमाम अथॉरिटीज को ये बता रही थी कि वो ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, या अपने लेवल पर जो आईओ है वो ही ये तमाम जानकारी करवा रहा था। जी, सुपरवाइजरी अथॉरिटीज को शामिल करना जरूरी है और इसके ये जो सेल्फ है, जो ढीली जांच है, जो अपने सेल्फ स्टाइल अंदाज में जो जांच की जा रही है उसके कारण लगातार दूसरी बार मैनेजमेंट हो गई है। बिल्कुल, नीरज भी हमारे साथ बने हुए हैं। चंदन, जो जान जा रही है लोगों की, जो जान बिल्कुल 13 लोगों की मौत यहाँ पर दिल्ली में चांदनी चौक में ब्लास्ट में हुई है और नीरज 9 लोग जो है यहाँ पर बेबात की जान गंवा बैठे। एक लापरवाही की वजह से 9 लोगों की जान चली जाती है। निश्चित तौर पर इस पर जवाबदेही तय करना बेहद जरूरी है।
बिल्कुल। देखिए, जो पुलिसिंग जो होती है, जो हर राज्य की अपनी अपनी है, ये बहुत बड़ा सवाल उठता रहा है कि जब इस तरह के जब मल्टी स्टेट इसमें शामिल होते हैं, किसी जांच में शामिल होते हैं, जैसे हमने इसमें देखा कि जम्मू कश्मीर पुलिस शुरुआत में इन्वेस्टिगेशन वो कर रही थी, जांच कर रही थी, और वो उसी ने सहारनपुर में जाकर अरेस्ट किया, डॉक्टर आदिल को किया। फिर यह फरीदाबाद वाला जो एक्सप्लोजिव था, इसको क्योंकि केस प्रॉपर्टी होता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस को ऐसा लगा होगा कि जांच जो होगी वो उनको करनी होगी, और फिर जब कोर्ट में जब मामला जाता है तो सभी एक्सप्लोजिव जो होता है, सीजर जो जिसको हम लोग बोलते हैं, जब्ती जो होती है, वो कोर्ट में पेश करनी होती है, चाहे सैंपलिंग ही क्यों ना करना पड़े। इसके लिए ही इस इतनी बड़ी मात्रा में जो एक्सप्लोजिव था, इसको फरीदाबाद से जम्मू कश्मीर यानी श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में लिया जाया गया, क्योंकि नौगाम में ही वो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी, जिसमें डॉक्टर आदिल ने जो पोस्टर लगाने का काम किया था, उसकी शुरुआती जो एफआईआर थी वो नौगाम में रजिस्टर्ड की गई थी, इसलिए पूरी जांच यहां पर चल रही थी। यानी नौगाम में वहां एफआईआर हुई थी, इस वजह से वहां पर सबूत के तौर पर इसे ले जाया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।